मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे शुरुआती दौर का, जिसमें आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसके विषय में साक्ष्य से पर बात कर रहे थे। तो देखिए, इतिहास में सबसे बड़ी जरूरी होती है कि स्रोत का वर्गीकरण किया जाता है। तो स्रोत का यानी कि स्रोत का वर्गीकरण जो है किया जाता है। तो ये देखिएगा कि जो हम लोग को स्रोत मिला है उस स्रोत को हम लोग कैसे बांटते हैं। तो ये स्रोत का वर्गीकरण हम लोग करेंगे पहले दो स्तर पर करेंगे। ठीक है, पहला यानी कि स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। दूसरा जो है कालक्रम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करेंगे। अब जो है आप देखेंगे कि स्वरूप के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वरूप के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है तो इसको दो आधार पर करेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा हम लोग करेंगे साहित्यिक स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। साहित्यिक स्रोत के आधार पर। इतना क्लियर हो गया? यानी कि इतिहास का जो वर्गीकरण किया जाता है, इतिहास स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। स्रोत का वर्गीकरण दो भाग में हम लोग करते हैं। पहला स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण। तो स्वरूप के आधार पर जो वर्गीकरण करेंगे तो पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, देखिएगा कि हम लोग एक टर्म करते हैं प्राथमिक और द्वितीय दोनों हो सकते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में आता है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें अभिलेख आता है पुरातात्विक स्रोत में, सिक्का आता है पुरातात्विक स्रोत में, प्राचीन स्मारक आता है, एवं संरचना भी लिख सकते हैं, एवं संरचना, और मृदभांड भी आता है, मृदभांड यह पुरातात्विक स्रोत के तहत आता है। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों हो सकते हैं, जिसको आगे के वीडियो में हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोत के विषय में बात करेंगे। यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों हो सकते हैं। ये हो गया। और कालक्रम के आधार पर भी हम लोग जो है वर्गीकरण जो करते हैं, इसका भी आप आधार देखेंगे कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत, यानी कि एक कालक्रम पर आधार पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा था कि स्रोत का वर्गीकरण
को हमने दो पार्ट में बांटा था कि स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण और कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण। स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण यानी कि हमने कहा था पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, प्राचीन स्मारक और संरचना और मृदभांड आता है। साहित्यिक स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक लिखेंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोत को जो है यहाँ जगह कम होने के कारण इसको हम लोग फिर से इस स्रोत को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोग इतना स्रोत को ध्यान में रखें, क्योंकि स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण के लिए हमने प्राथमिक स्रोत का वर्गीकरण और साहित्यिक स्रोत तक साहित्यिक हम लोग अगले जो है हम लोग जो है मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है यानी कि पुरातात्विक स्रोत देखे, अब हम लोग साहित्यिक स्रोत पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए साहित्यिक स्रोत भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एकदम ध्यान से इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा इतिहास का पढ़ना। तो साहित्यिक स्रोत जो है हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं देसी साहित्यिक स्रोत, देसी साहित्यिक स्रोत यानी कि जो देश के जो ऑथर्स, देश के जो लेखक लिखे हैं, और दूसरा विदेशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है देशी साहित्यिक स्रोत को भी दो भाग में बांटने का प्रयास करते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक धर्म के आधार पर वर्गीकरण और एक भाषा के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा भाषा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो धर्म के आधार पर यानी कि धार्मिक साहित्य, अब धर्म के आधार पर वर्गीकरण और भाषा के आधार पर वर्गीकरण। तो धर्म के आधार पर जो वर्गीकरण की बात की गई है तो उसमें यानी कि धार्मिक साहित्य आता है, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ लिखा गया है। यानी कि धर्म के आधार पर आप देखेंगे कि इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटने का प्रयास करेंगे। तो दो पार्ट जो है धर्म के आधार पर अगर बांटा जा रहा है तो आप इसमें भी देखेंगे कि एक आता है धार्मिक साहित्य, और दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। क्लियर हो गया? तो धार्मिक साहित्य में कौन कौन आता है? जैसे आप देखेंगे जितने धार्मिक पुस्तक हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि जो है धार्मिक साहित्य के तहत आता है। अब जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्य की जब बात करते हैं तो इसमें आता है, आप देखिएगा जैसे अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, राजतरंगिणी, देवी चंद्रगुप्तम, महाभाष्य। यानी कि इसमें धर्म की बात नहीं की गई है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आता है जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, देवी चंद्रगुप्तम, महाभाष्य,
इत्यादि इसमें आता है। ये क्लियर हो गया कि हम लोग साहित्यिक स्रोत जो है दो पार्ट में बांटे, देसी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत। देसी साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो पार्ट में बांटे, धर्म के आधार पर वर्गीकरण और भाषा के आधार पर वर्गीकरण। धर्म के आधार पर वर्गीकरण को हम लोग दो पार्ट में बांटे, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि आते हैं। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, देवीचंद्र गुप्तम, महाभाष्य, ये सब आता है, क्योंकि ये सब उस समय के कालखंड की जानकारी देती है। अब दूसरा हम लोग जो भाषा के आधार पर देसी साहित्य को बांटे थे, तो आप जानते हैं कि उस समय जो भाषा के आधार पर यानी कि संस्कृत, पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य, तमिल साहित्य आदि इसमें आते हैं। तो भाषा के आधार पर जो हम लोग बांटे, तो यानी कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य जो है, पाली साहित्य, पाली साहित्य, फिर जो है प्राकृत साहित्य, ये सब भाषा थी, प्राकृत साहित्य, फिर जो है तमिल साहित्य, तमिल साहित्य, ये जो है यानी कि भाषा के आधार पर बांटा गया। अब जो है विदेशी स्रोत पर हम लोग आते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत था तो देश के भी लेखक लिखे, तो ये धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भी हमने देखा कि धर्म के आधार पर धार्मिक साहित्य यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उस समय शासन व्यवस्था के लिए, जैसे अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, देवीचंद्र गुप्तम, महाभाष्य इत्यादि। भाषा के आधार पर यानी कि संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य और तमिल साहित्य इत्यादि आते हैं। और विदेशी स्रोत जिससे जानकारी हमारे यहाँ के ऐतिहासिक जो काल की जानकारी मिलती है, इसमें विदेशी स्रोत में आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि यूनानी साहित्य, यूनानी साहित्य जो है, चीनी साहित्य, चीनी साहित्य, फिर जो है अरबी साहित्य, अरबी साहित्य इत्यादि जो है यानी कि साहित्यिक स्रोत के तहत आते हैं। तो ये जो हम लोग जो थोड़ा सा बोर्ड पर वर्क किए, इसको आप लोग अच्छा से अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इतिहास आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर हम आपको कहेंगे कि आप परीक्षा के लिए, ये आपके लिए समझने के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और बच्चों में बांटने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।